अपना रेडियो 96.9 एफएम। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे। तो आज के दिन हम बात करेंगे एक ऐसी नन्ही सी चिड़िया की जिसकी चहचहाहट कभी हमारे घर आंगन की पहचान हुआ करती थी। इसकी मौजूदगी हमारे घर की खुशियों का प्रतीक हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, प्यारी सी गौरैया जिसका विकास मनुष्यों के साथ साथ ही हुआ, यानी मनुष्यों के आसपास रहकर ही गौरैया ने भी अपना विकास किया और हम मानव समाज के साथ घुल मिल गई। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हमारे घर आंगन के आसपास गौरैया बहुत ही कम देखने को मिलती है, या ये कह लीजिए कि गौरैया गायब सी हो गई है। आज के दिन हम बात करेंगे कि किस तरह से उस गौरैया को जो हमारे घर आंगन की पहचान हुआ करती थी, उसे हम पुनः अपने घर आंगन तक बुलाएं, हम सब के घर आंगन में पुनः गौरैया दिखे। तो दोस्तों, आज विश्व गौरैया दिवस पर हम लाए हैं विशेष कार्यक्रम गौरैया बचाएं घर आंगन चहकाएं। दोस्तों, गौरैया एक छोटी, सरल और बेहद प्यारी चिड़िया होती है। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस और सामान्य नाम हाउस स्पैरो है। गौरैया पासेराडेई परिवार की सदस्य है, लेकिन इसे वीवर पिंच का परिवार का भी सदस्य माना जाता है। इस चिड़िया की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और विंग स्पैन 21 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं एक गौरैया का वजन 25 से 40 ग्राम होता है। छोटी सी चिड़िया जो कभी हर घर की छत, खिड़की, पेड़ों और आंगन में आसानी से दिखाई देती थी। सुबह होते ही घर आंगन में उसकी मीठी चहचहाहट से वातावरण जीवंत हो उठता था। बच्चों के खेल, दादी नानी की कहानियां और घर की रौनक में गौरैया का एक खास स्थान हुआ करता था। लेकिन आज समय के साथ साथ यह नन्ही चिड़िया धीरे धीरे हमारे आसपास से गायब होती जा रही है। शहरों में बढ़ता प्रदूषण, कंक्रीट के बने घर द्वार, पेड़ों की कमी और पुराने घरों की जगह ऊंची इमारतों का निर्माण होने से आज गौरैया का जीवन काफी दूभर हो गया है। ये सभी कारण गौरैया के जीवन के लिए चुनौती बन गए हैं। पहले घरों की छतों, दीवारों और कोनों में उसे आसानी से घोंसला बनाने की जगह मिल जाती थी, लेकिन अब उसके लिए सुरक्षित ठिकाने कम होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब गौरैया का हर घर में बसेरा हुआ करता था, मगर दोस्तों, आज पक्षियों की इस प्रजाति पर काफी संकट है। आज के समय में तेजी से निर्माण होते भवनों के बीच लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि लुप्त होती गौरैया को कैसे बचाया जाए। एक दौर था जब पेड़ पौधे, घर की छत, वेंटिलेटर और खिड़कियों में गौरैया के आशियाने हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, पेड़ों की कटाई, निर्माण हो रहे भवनों और लोगों में पक्षियों के प्रति कम होते स्नेह के कारण आज उन्हें भोजन पानी मिलना भी दुश्वार हो गया है। एक रिपोर्ट की माने तो गौरैया की संख्या में 60 से 80% की कमी आई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यदि हमने थोड़ी सी भी कोशिश की होती तो इस लुप्त होती प्रजाति को हम बचा सकते थे, इसे बचाया जा सकता था। पक्षी वैज्ञानिकों की माने तो घोंसला बनाने के जगह में कमी आने के साथ साथ भोजन के लिए कीड़े और दानों की भी कमी आई है, और साथ ही रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग भी उनकी जान ले रहा है। अपना जीवन यापन करने के लिए गौरैया अनाज और कीड़े खाती है। ये गौरैया शहरों की अपेक्षा गाँवों में ज़्यादा रहना पसंद करती है। शहर के प्रदूषण और शोर शराबा गौरैया को रास नहीं आता। खेती किसानी में रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गौरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। दोस्तों, अब तो आहार भी जहरीले हो चुके हैं। केमिकल युक्त रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कीड़े मकोड़े भी विलुप्त हो चले हैं, जिससे गौरैया के लिए भोजन का भी संकट खड़ा हो गया है। उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े समाप्त हो चले हैं, जिससे गौरैयों को भोजन नहीं मिल पाता। बढ़ते शहरीकरण के अलावा मोबाइल टावर्स और मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से भी
उनकी प्रजनन क्रिया प्रभावित होती है। तो दोस्तों, गौरैया को बचाने की दिशा में हम सबको पहल करने की जरूरत है। गौरैया की लगातार घटती संख्या को लेकर जिस तरह से रिपोर्ट आ रही हैं, इससे यह साफ हो जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से खराब हो चुका है और इस पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट होने में इंसान ही जिम्मेदार होगा। दोस्तों, गौरैया मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो हम आपको एक कहानी बताना चाहेंगे। दोस्तों, दरअसल आज से लगभग 63 साल पहले चीन ने गौरैया के खिलाफ जो क्रूरतम रवैया अपनाया था, उससे किसी की भी रूह कांप सकती है। चीन ने जो गलती की थी उसका खामियाजा उसे अपने 2.5 करोड़ नागरिकों की जान गंवाकर चुकानी पड़ी थी। दोस्तों, बात यह हुई कि 1958 में चीन के शासक ने एक अभियान चलाया जिसका नाम दिया गया 4 पेस्ट कैंपेन। इस अभियान के तहत 4 पेस्ट को मारने का फैसला लिया गया था। पहला पेस्ट था मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथा गौरैया। उस समय से शासक ने गौरैया को मारने के पीछे यह तर्क दिया कि यह लोगों के अनाज खा जाती है, जिससे किसानों की मेहनत बेकार हो जाती है। इस अभियान के कारण चीन में लोग भारी संख्या में मच्छरों, मक्खियों, चूहों और गौरैयों को मारने लगे। जिसने सबसे अधिक गौरैया को मारा, चीन के शासक ने उसे उतना ही अधिक इनाम भी दिया। और दोस्तों, इस क्रूरतम हत्या का असर ये हुआ कि अप्रैल 1960 यानी कि महज 2 साल में ही चीन को एक महान अकाल के रूप में इसका परिणाम भुगतना पड़ा था। चीन के शासक भूल गए थे कि गौरैया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती, बल्कि उन कीड़ों को भी ज्यादा मात्रा में खाती थी जो अनाज के पैदावार को खराब करने का काम करते थे। गौरैया के मरने से आलम यह हुआ था कि धान की पैदावार घट गई। इसके कारण चीन में भयानक अकाल पड़ गया। इससे करीब 2.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। अब आप दोस्तों अंदाजा लगा लीजिए कि गौरैया के न होने से क्या नुकसान हो सकता है। मानव अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है गौरैया। तो दोस्तों, इसी किसान के दोस्त को यानी गौरैया को हमारे घर आंगन में पुनः लौटाने की जरूरत है। पुनः हमारे घर आंगन में चहकें। इसी प्रयास में हर वर्ष 20 मार्च यानी आज के दिन विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में गौरैया के महत्व पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह नन्ही चिड़िया गौरैया दुनिया के कई देशों में पाई जाती हैं, पर हर साल गौरैया की संख्या में कमी देखी गई है। इसी को लेकर हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जो विलुप्त हो रही गौरैया के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसके संरक्षण पर जोर देता है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण और अन्य कई कारणों से गौरैया की संख्या में बहुत कमी आई है। अब इस नन्ही चिड़िया का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। हम सबको चाहिए कि इस नन्ही चिड़िया को खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। वैसे तो दोस्तों, गौरैया वैश्विक पक्षी है, लेकिन हमारे देश के कोने कोने में ये सर्वत्र देखी जा सकती है और अपनी प्यारी दिल्ली में तो ये राजकीय पक्षी भी है। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि गौरैया को बचाएं, इसका संरक्षण करें। तो दोस्तों, गौरैया को हम किस तरह से बचा सकते हैं, इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं और साथ ही किस तरह से गौरैया पुनः हम सबके घर आंगन में पुनः लौटे, इसके लिए हम कौन से प्रयास करें, इसको लेकर आइए सुनते हैं एक विशेष बातचीत। इस विश्व गौरैया दिवस पर हमने बातचीत की है नासिक के मोहम्मद दिलावर जी से, जो जाने माने पर्यावरण संरक्षणवादी हैं, इकोलॉजिस्ट हैं और वैश्विक स्तर पर सुपर हीरो फॉर द होम स्पैरो के तौर पर जाने जाते हैं। तकरीबन 15 वर्षों से घरेलू गौरैया के संरक्षण को लेकर मोहम्मद दिलावर जी प्रयास कर रहे हैं और नेचर फॉरएवर सोसाइटी के फाउंडर एवं प्रेसिडेंट हैं। आइए सुनते हैं उनसे की गई विशेष बातचीत। मोहम्मद दिलावर जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। शुक्रिया उदय जी। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और अपना रेडियो का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मंच दिया जिससे हम लोग गौरैया के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। सर जी, हम सभी मना रहे हैं विश्व गौरैया दिवस। तो आप तो गौरैया को बचाने को लेकर कई वर्षों से प्रयासरत हैं, तो हम आप जानना चाहेंगे कि आज विश्व गौरैया दिवस को हम गौरैया संरक्षण के संदर्भ में कैसे देखते हैं। देखिए सर, विश्व गौरैया दिन मनाने का जो सबसे बड़ा कारण ये था जी कि जब हम लोगों ने 2005-6 के आसपास हमारा काम चालू किया, तो वो जमाने में गौरैया के
संदर्भ में अवेयरनेस बहुत कम, लोगों को गौरैया भी बचानी चाहिए, ये चीज से ही लोग स्टार्टिंग में तो अग्रीमेंट में नहीं थे कि गौरैया को बचाने की क्या जरूरत है, वो तो बहुत कॉमन है, या कॉमन बर्ड्स का या संरक्षण का तो जरूरी नहीं है। कंजर्वेशन को सिर्फ जो थ्रेटेंड रहता था जैसे टाइगर्स हो गए या जो बिल्कुल कम नंबर्स में रह गए, तो तभी आउट ऐसा था कि हमें सिर्फ वही चीज को बचाना है। और इनिशियल काफी दिनों तक जो इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी थी जी, वो तो ये चीज के अग्रीमेंट में ही नहीं थी कि स्पैरोज कम हो रही है उनको बचाना है। तो वो टाइम पे हमारा जो कंपटीशन थ्रेटेंड एनिमल्स से नहीं था, पर जो लोग उनको बचा रहे थे या कंजर्वेशन करते थे उनके अगेंस्ट था। तो हमें गौरैया का प्रोफाइल बढ़ाना था। जैसे हम लोग अलग अलग दिन बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर एनिमल है या कॉज है उसको वैल्यू मिलती है। तो इसीलिए हम लोग ने कहा कि जब वर्ल्ड टाइगर डे हो सकता है, वैलेंटाइन डे हो सकता है, इतने सारे दिन हो सकते हैं, तो विश्व गौरैया दिन क्यों नहीं हो सकता है। और ये दिन मनाने का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि आज 20 साल ये चीज को हम लोगों ने 2010 में लॉन्च किया था पहली बार, आज 16 साल हो गए हैं और 16 साल में ये दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों में अभी मनाया जाता है। गवर्नमेंट्स है, एनजीओज है, सब इनको मनाते हैं। और हम लोगों ने ये विश्व गौरैया दिन का फॉर्मेट ऐसा रखा है कि इसे एक सर्वसाधारण आदमी मना सके। जनरली क्या होता है कि अगर कोई भी बड़ा दिन होता है या ऐसा होता है तो लोगों को कोई ना कोई संस्था से जुड़ना पड़ता है, कोई ना कोई एनजीओ से जुड़ना पड़ता है। पर हमने इसका फॉर्मेट ऐसा बनाया है कि एक होम मेकर से लेके एक ऑफिस के अंदर जो इंसान जाता है वो भी इसको मना सकता है, स्कूल्स में मना सकते हैं। और ये सब मनाने के अंदर जो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज बोलो, वो बहुत ही कम लगते हैं। और यही कारण है कि आज ये 50 देशों से ज्यादा में मनाया जाता है। और एक भारतीय होने के लिए मेरे लिए सबसे गर्व की बात ये है कि हर बार क्या हुआ है, हम लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो किया है, उन्होंने जो कहा हम लोग वैसे फॉलो करते हैं। और विश्व गौरैया दिन के केस में ऐसा है कि पहली बार इंडिया से कोई चीज चालू हुई है और दुनिया उसको मना रहा है जी, तो वो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। जी, बिल्कुल। और आज जैसे यूरोप के बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग भी इसको मानते हैं और मनाते हैं। भारत के बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने एज अ कैलेंडर प्रोग्राम इसको रखा है। तो ये सब चीज से क्या हुआ है, गौरैया को बचाने का जो ये है हमारा एम था वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया है। जी, बिल्कुल। मोहम्मद दिलावर जी, आप चूंकि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट हैं, आप इकोलॉजिस्ट हैं, तो आपकी नज़र से हम जानना चाहेंगे कि गौरैया का इकोसिस्टम में क्या महत्व है। मेरा ये बहुत ही स्ट्रांगली ये मानना है कि नेचर के अंदर हर कोई चीज जो है, चाहे वो एक चींटी हो, एक हाथी हो, कोई बैक्टीरिया हो, हर एक स्पीशीज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पर इंसान क्या करता है, वो उसे हमारे फायदे या नुकसान के नजर से देखता है या दृष्टिकोण से देखता है। अभी गौरैया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड था एक जमाने में दुनिया में। तो उसकी संख्या मिलियंस में थी। और इसका जो एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम में रोल ये था कि नेचर में जो भी कीटक होते हैं या जो भी हम लोग अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर बात करें तो जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े फसल को खा जाते हैं, तो गौरैया उसका एक सबसे बड़ा कंट्रोलर था। क्योंकि जब गौरैया के बच्चे होते हैं तो उसे एक दिन में हजारों की संख्या में कीड़े लगते हैं अपने बच्चों को देने के लिए। तो वो एक हिसाब से जो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करता है। फिर उसमें वो कैटरपिलर्स हो, एफिड्स हो, जो बहुत ही छोटे कीड़े होते हैं, उस सबको वो खा के अपने बच्चों को देता है। क्योंकि जो गौरैया है उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। तो एक मिनट में उनकी 600 हार्ट बीट्स होती है, हमारी 60 to 70 होती है। तो इतने हाई मेटाबॉलिक रेट को मैच करने के लिए उनको प्रोटीन फूड बहुत लगता है उनके पहले 15 दिनों में, जब बच्चे अंडे के बाहर आते हैं। तो गौरैया एक बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट कंट्रोल है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि जैसे गौरैया का संख्या नेचर में कम होते जा रहा है, हमारा जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, उसका यूज बढ़ते जा रहा है। और उसका दुष्परिणाम ये है कि आज हम बहुत सारा जो खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसके ऊपर पेस्टिसाइड कंटेंट बहुत हाई होता है एंड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू कैंसर इन ह्यूमंस आल्सो। तो एक ये है। दूसरी चीज ये थी कि क्यों गौरैया इतने लार्ज नंबर्स में थी, तो वो जो हायर बर्ड्स है या जो दूसरे इकोसिस्टम में ऊपर के श्रेणी के जो प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे शिकरा हो गए, फैल्कन्स हो गए, उनके लिए एक मेन फूड सोर्स था। तो आज जैसे गौरैया की संख्या कम हो रही है, वैसे इंसेक्ट्स की संख्या बढ़ रही है। और ये जो बर्ड्स थे
उनकी संख्या भी घट रही है क्योंकि उनको आज पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई भी एक एरिया में जैसे गौरैया का पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है तो ये जो प्रीडेटर्स आपको दिखना चालू हो जाते हैं, शिकरा आता है गौरैया को लेके जाता है। तो जैसे आपने ये देखा कि कोई एरिया में इतनी गौरैया है कि वो प्रीडेटर्स आके उससे खा रहे हैं, तो वो एक साइन है कि इकोसिस्टम हेल्दी हो रही है। जी बिल्कुल। तो वैसे गौरैया का ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का रोल है। दूसरा ये है कि गौरैया और इंसान की जो रिलेशनशिप है वो 10,000 साल पुरानी है। मतलब जैसे हम लोग इवॉल्व हुए फ्रॉम हंटरर्स एंड गैदरर्स टू सेडेंटरी एग्रीकल्चरिस्ट, तब से गौरैया हमारे साथ में है। तो गौरैया ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ में वो इवॉल्व ही इंसानों के साथ हुई है। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि सर हम सब ने देखा है कि हमारे घर आंगन में गौरैया खूब दिखाई देती थी, अब बहुत कम गौरैया दिखाई देती हैं। तो जो संख्या घट रही है, तो कुछ वजह जो हो सकती है सर उस पर जरूर हमारे श्रोताओं को बताएं कि किन वजहों से गौरैया कम हो रही है। देखिए, इसके लिए मैं एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ। जैसे गिद्ध जो थे, वल्चर्स थे, बिल्कुल राइट जी। तो गिद्ध कम होने का एक सिंगल रीजन था डाइक्लोफेनेक, जो एक नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग थी। पर गौरैया का केस एकदम कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये इतनी सी छोटी सी जो जान है उसके ऊपर एक ही टाइम पे 8-10 अलग अलग जगह से हमला हुआ है, 8-10 अलग अलग कॉजेस है, और ये सब कॉज मिलके जो आज हम लोग गौरैया का स्टेट है वो देते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा एक कॉज है वो ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है इंसानों का वो पूरा चेंज हो गया है। गौरैया का जैसे मैंने आपको कहा कि इवोल्यूशन ही इंसानों के साथ हुआ है। आज जो हमारे घर है उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद रहती है। पहले ये दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली रहती थी, तो गौरैया हमारे घरों में घोंसला बनाती थी। इट वॉज पार्ट ऑफ इट्स इकोसिस्टम नीड कि वो इंसानों के घर में घोंसला इसलिए बनाती थी कि उसको प्रोटेक्शन मिलता था। हमारे घर आंगन में कोई न कोई पेड़ पौधे जरूर होते थे, वहां पे भी घोंसला बना लिया करती थी। घोंसला बनाती थी या तो वो वहां से उसको प्रोटेक्शन मिलता था। और अगर आप देखते थे पहले के जमाने के जो घर थे उसमें खपरेल होती थी या खड्डे पहले रखते थे कि बर्ड अपना घोंसला बना सके। और पहले के जो लोग थे वो लोग, उनके दिल भी खुले थे, तो इसीलिए वो लोग इतना केयर भी नहीं करते थे कि गौरैया घर के अंदर आ रही है, थोड़ा बहुत घास फूस गिरा रही है या ये है। पर आजकल हम लोग ये सब चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारी खिड़कियां बंद हो गई है, हमारा नेचर क्लोज्ड हो गया है, तो गौरैया घर के अंदर आ नहीं पा रही है, तो उसका नेस्टिंग हैबिटेट पूरा डिस्टर्ब हो गया है। साथ ही साथ में जो मॉडर्न बिल्डिंग्स है वो मैच बॉक्स शेप बने हैं, तो उसमें कोई नेचुरल कैविटीज नहीं है कि जहाँ गौरैया अपना घर बना सके। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट, उनकी नेस्टिंग साइट्स खत्म हो। दूसरा ये था कि पहले अगर आपको याद था कि जो घर की जो लेडीज होती थी वो घर के बाहर बैठ के गेहूं चावल चुनते थे कि उसमें से कंकड़ निकालते थे या कीड़े निकालते थे। वो कीड़ों को खाती थी, उसमें से थोड़े ग्रेन्स ले लेते थे। या तो जो हमारे जो किराने की दुकान होती थी जहाँ से हम लोग गेहूं चावल लेते थे, तो वो भी खुली होती थी, उसमें भी वो आराम से अपना ग्रेन्स खाती थी। और ये सब दृश्य मनमोहक हुआ करते थे। वो लोगों का जीवन शैली की एक अभिन्न अंग था। और मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, पहले के लोग ये सब चीज के लिए बहुत उदार थे, बड़े दिल के थे। तो वो लोग इतना माइंड भी नहीं करते थे कि चिड़िया के दोने दाने लेके जा रही है। पर अगर आप वो सिचुएशन और आज की सिचुएशन देखेंगे तो मैं 10 साल तक सर ऐसे बोलता था कि अभी क्या हो गया है कि जो भी ग्रेन्स है वो प्री क्लीन्ड और प्री पैक्ड आते हैं और लोग वही ले लेते हैं। पर आज 10 साल के बाद मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि अभी तो लोग वो प्री क्लीन या पैक आटा भी नहीं लेते, वो लोग डायरेक्ट स्विगी और जोमेटो करके रेडीमेड खाना ही खा लेते। जी बिल्कुल। तो ये पूरे जीवन शैली की वजह से उनका जो फूड सोर्स था वो कम हो गया। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि जो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स है जो हमारे देश के एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, उसके अंदर काफी हद तक ऑटोमेशन हुआ है, केमिकल्स का यूज बढ़ गया है। और जो पहले बाड़ों के ऊपर जो पेड़ लगाते थे या हेजेस होती थी वो सब अभी निकल गए हैं। तो जो चिड़ियाओं का एक, गौरैया का एक मेन फूड सोर्स था, इकोसिस्टम थी, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, वो भी अभी पहले जैसी नहीं रही। उसके बाद जो आज हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, फिर वो घरों के अंदर हो, हमारे गार्डन्स में हो या कहीं पे भी हो, उसमें 90% जो पेड़ है वो विदेशी पेड़ आ गए हैं आज, जो लैंडस्केपिंग के अंदर यूज होते हैं। तो जो ये विदेशी पेड़ है
वो उसके ऊपर हमारे देश के या हमारे इंडिया के जो कीड़े होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर एक बटरफ्लाई पेड़ों पे अंडे क्यों नहीं डालती, क्योंकि अंडे के बाहर जब कैटरपिलर निकलता है तो वो पत्ते नहीं खा पाता है। अगर कैटरपिलर ही नहीं रहेगा तो गौरैया को अपना फूड नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा रीजन है कि हमारे देश में जो सुनामी आई है विदेशी पेड़ों की, वो उसका चौथा रीजन। और एक रीजन है कि इट इज इन अ स्मॉल नंबर कि जो माइक्रोवेव पोल्यूशन बढ़ा है, सेलफोन टावर्स कहो, रेडियो टावर्स कहो, बाकी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो बढ़ गया है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन बट नॉट द ओनली रीजन। जी और ये सब चीज गौरैया के केस में ये और दूसरे कारण सब एट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हो रहे हैं, जिसके वजह से जो हम लोगों ने डिक्लाइन देखा है स्पैरोज का आज, ना ही सिर्फ इंडिया में बट अक्रॉस द वर्ल्ड यही सिचुएशन है दैट ऑल दिस रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग एट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। और इसीलिए हम लोग ने जो डिक्लाइन हुआ है। और दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आज का जो जनरेशन है या आज के जो लोग हैं वो अभी गौरैया को पहचानना भूल गए हैं। जब मैं छोटा था तो हमारे घरों में चिड़िया होती थी, एक बच्चों को खाना खिलाया जाता था तो माँ बोलती थी बेटा तू खा ले, नहीं तो गौरैया लेके चली जाएगी, लेके जाएगी। तो ये ऐसे बच्चे बड़े होते थे। और इसमें एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि जैसे अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी हो या एडुकेट होना हो तो आपको ABCD या क ख ग घ पढ़ना पड़ता है जी। तो गौरैया जो थी वो नेचर वर्ल्ड का ABC है। अगर आप वही नहीं पढ़ोगे या आज का जनरेशन अगर गौरैया को बचपन में ही नहीं देखेगा तो शहर के बच्चों को अगर नेचर के तरफ संवेदना ही नहीं होगी, जो जंगल तो बहुत दूर दराज रहते हैं आज सिटीज से, तो वो लोग क्या जंगल बचाएंगे, क्या एनवायरनमेंट बचाएंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का जनरेशन नेचर डेफिसिट सिंड्रोम से सफर कर रहा है जी। तो अगर नेचर की बर्बादी होती है, अगर पेड़ कम होते हैं, अगर वाइल्ड लाइफ को थ्रेट है, अगर एनवायरनमेंट को थ्रेट है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी मोहम्मद दिलावर जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिसके लिए आपने पहले भी जिक्र किया कि आपने इस गौरैया संरक्षण को लेकर कदम उठाया, उसकी वजह से विश्व गौरैया दिवस मनाने जाने की पहल भी आपने की और आज पूरे विश्व में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि गौरैया संरक्षण को लेकर आपका पहला कदम आपने कब उठाया था और साथ ही आपका जो नेचर फॉरएवर सोसाइटी है उसकी शुरुआत कैसे हुई और यह सोसाइटी गौरैया संरक्षण को लेकर क्या क्या प्रयास कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारा जो गौरैया बचाने का काम था वो लगभग 2004-05 के टाइम से चालू है। और वो जमाने में मतलब आज से 15-20 साल पहले सिचुएशन ऐसी थी कि अगर हम किसी को कहते थे हमें गौरैया बचाना है तो वो बोलते थे इसको बचाने की क्या जरूरत है। और वो टाइम पे मैं काफी जगह पे गया, फंडिंग एजेंसी से मिले, ऑर्गेनाइजेशन से मिला, तो उनका यही एटीट्यूड का था कि अगर आपको टाइगर बचाना है, बड़े जानवर बचाने तो हम मदद करेंगे, गौरैया को क्यों बचाना है। तो ये जो भेदभाव था तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोलॉजी हमें ये सिखाया गया था कि एवरीथिंग फ्रॉम एन एंट टू एन एलिफेंट इज इम्पोर्टेंट। पर रियल वर्ल्ड में मुझे काफी अलग चीज दिख रही थी। हाँ, तो क्लासिफिकेशन कर दिया है कि थ्रेटेंड बर्ड्स या थ्रेटेंड एनिमल्स को ही कंजर्वेशन की जरूरत है। उसी के साथ ही साथ मैंने और एक बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट साल पहले देखा था कि जो सर्वसाधारण आदमी है, जो सिटीजन है कंट्री का या कॉमन मैन जो है, उसका कंजर्वेशन मूवमेंट में कोई रोल ही नहीं जी। पहले के जमाने में अगर ऐसा था कि जो राजा महाराजे थे वो लोग शिकार करते थे जंगलों में, पर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया उसके बाद उनका जंगल जाना बंद हो गया, तो उन्होंने कैमरा और कंजर्वेशन का झोला उठा लिया। और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये हमारा जो इलीट सर्कल है उसमें सिटीजन जो कॉमन लोग हैं वो आए। और कंजर्वेशन एक काफी हद तक जो सिटीजन्स के रीच के बाहर था। तो हम लोगों ने जब हमारा काम चालू किया 2005 में, तो हमें तो सोसाइटी के हर सेक्शन के लोग चाहिए थे। हमें एक पुलिसमैन भी चाहिए था, हमें एक पॉलिटिशियन भी चाहिए था, हमें एक डॉक्टर भी चाहिए था, हमें एक होम मेकर भी चाहिए था। और इसके पहले ये सब लोगों को कभी कंजर्वेशन के साथ जोड़ा ही नहीं गया था। तो नेचर फॉरएवर सोसाइटी जो सिटीजन्स को कंजर्वेशन मूवमेंट में इंटीग्रेट करने के लिए, और नेचर के अंदर कोई भी चीज कम इम्पोर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इक्वल, ये हेतु से हम लोगों ने नेचर फॉरएवर सोसाइटी चालू किया। और आज हमारे देश के अंदर
लगभग 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने बेसिकली कंजर्वेशन को डीस्किल कर दिया। जी। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसको हम लोग फील्ड सर्वे करने के लिए नहीं बोलेंगे, हम लोग उनको बोलेंगे कि आप आपके आर्ट के थ्रू हमें मदद कीजिए। अगर कोई रेडियो के जैसे आप रेडियो के थ्रू हमारी अवेयरनेस बिल्डअप करने में मदद कर रहे हैं तो हम आपसे वही मदद मांगते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया कि कंजर्वेशन को प्रैक्टिकल बनाया। हम लोगों ने लोगों को कहा कि हमें आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आप आपके घर के अंदर एक फीडर लगा देते हैं कि जिससे गौरैया को साल भर खाना मिलेगा तो ये हमारे लिए आप एक नेस्ट बॉक्स लगा दीजिए तो वो काफी है। हमें ये चाहिए था कि लोग अपने घर के अंदर हैबिटेट क्रिएट करें, अपने दिलों के साथ अपने घरों के भी खिड़की और दरवाजे गौरैया के लिए खोलें। और इसी के साथ ही साथ हमारे साथ जितने लोग जो जुड़ते हैं हम उनको एक चीज बोलते हैं कि देखिए गौरैया तो बोल नहीं सकते, तो आप स्पैरोस का वॉइस बनिए। फिर वो जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, आप जब पर्सन टू पर्सन किसी से मिलते हैं तो आप ये लोगों को बताइए कि गौरैया बचाने की जरूरत क्यों है और आपका घर आपकी दुनिया में गौरैया को भी एक छोटा सा स्थान दीजिए। और इसी वजह से पिछले 15-20 साल में हम लोगों ने लाखों नेस्ट बॉक्सेस, बर्ड फीडर्स पूरे इंडिया में और दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में इंस्टॉल किए हैं। और आज भी मेरे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड कहो, रिवॉर्ड कहो, वो यही है कि जब भी मुझे कोई फोन करके कहता है कि आपके भेजे हुए नेस्ट बॉक्स में आज एक गौरैया आई है, तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी आज भी कोई नहीं है। जितना एक्साइटेड या खुश मैं आज से 15-20 साल पहले होता था वैसे ही आज होता। जी मोहम्मद दिलावर जी, हम जानना चाहेंगे अब कि एक आम आदमी कैसे गौरैया संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। जैसे कि आपने कहा कि कोई एक फीडर ही लगा लेता है, नेस्ट बॉक्स ही लगा लेता है, तो गौरैया का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से कुछ टिप्स हैं आप देना चाहेंगे जिसके जरिए गौरैया संरक्षण में एक आम इंसान मदद कर सकता है? देखिए ये 3-4 चीज हर इंसान कर सकता है। जैसे एक नेस्ट बॉक्स लगा सकता है, बर्ड फीडर्स लगा सकता है। जो पानी है जी, तो पानी ना ही सिर्फ गर्मियों में पर साल भर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे कि इंसान भी आज बिस्लरी की बोतल में से पानी पीता है, बिल्कुल। तो पानी की बहुत किल्लत है, ना सिर्फ गर्मियों में बट अक्रॉस द ईयर। एवरी डे आप आपके घर के बाहर एक मिट्टी के बाउल में जो 2 इंच से ज्यादा डीप नहीं हो उसमें पानी रखिए। आपका अगर गार्डन है या खेत है तो अगर जरूरत नहीं है तो कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड प्लीज मत यूज कीजिए। इससे बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। ये केमिकल्स को हमारे इकोसिस्टम्स में से निकलने के लिए कई 100 साल लग जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप कभी भी कहीं जाते हैं तो लोगों से बात कीजिए कि गौरैया को बचाने के लिए, जैसे आज विश्व गौरैया दिन है तो आज आप ट्वीट कीजिए, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर गौरैया के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप कोई भी पेड़ लगाते हैं घरों के अंदर या घरों के बाहर तो वो भारतीय मूल के पेड़ ही लगाइए। जी, मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको एक सेलफोन लेना रहता है, आप कोई भी गैजेट लेना रहता है, आप कितना रिसर्च करते हैं, जी तो बिल्कुल। वैसा ही रिसर्च आप आपके घर के अंदर जो पेड़ ला रहे हैं, जैसे कॉमनली लोगों के घर पे मनी प्लांट होता है या लकी बाम्बू होता है, ये सब विदेशी पेड़ है और काफी जहरीली भी है। तो आप ब्लाइंडली घरों के अंदर पेड़ मत लगाइए, आप सिर्फ भारतीय मूल के पेड़ लगाइए। इससे ना ही सिर्फ गौरैया की मदद होगी बट एक पूरा इकोसिस्टम बाउंस बैक होगा। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे एक जंगल को अगर बचाना है तो आपको टाइगर को बचाना जरूरी है, क्योंकि उस टाइगर के बचाने के लिए जो जंगल के बाकी के सब वाइल्ड लाइफ रहती है, फ्लोरा फोना होता है, वो सब बच जाता है। वैसे ही अगर आप गौरैया को बचाते हैं ये सब चीज करके, तो आप ना ही सिर्फ गौरैया को बचा रहे हैं पर जो अर्बन और रूरल लैंडस्केप्स है या इकोसिस्टम्स है उसमें कई जो छोटे छोटे दूसरे जीव जंतु है जिसके बारे में इतनी अवेयरनेस आज के भी तारीख में नहीं है जितनी गौरैया के बारे में है, तो वो भी बच जाएंगे। तो वाकई दोस्तों, गौरैया संरक्षण को लेकर हम सबको संवेदनशील होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है और गौरैया के लिए जो भी कदम हो सकते हैं उसको बचाने को लेकर वो उठाने की ज़रूरत है। और जैसा कि मोहम्मद दिलावर जी ने कहा कि हम सब आम इंसान छोटे छोटे योगदान दे सकते हैं। नेस्ट बॉक्स लगा सकते हैं, बर्ड्स फीडर लगा सकते हैं, वाटर बॉल्स रख सकते हैं और अपने घर के आंगन में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। घर में खिड़कियां खुली छोड़ सकते हैं ताकि गौरैया आए और हमारे घर आंगन में चहके और जो उनकी जो आवाज़ है उसकी आवाज़ में जो सकारात्मकता है वो देखने को हम सबको मिले। तो मोहम्मद दिलावर जी, आखिर में जाते जाते आज के दिन हमारे श्रोताओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
उदय जी, मैं जाते जाते लास्ट बार यही बताऊंगा जी कि पिछले 15-20 साल में नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने, अब हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पे हजारों इन्फोग्राफिक्स डाली है जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। जी तो आप वहां से ये चीज लेके आप अपने जो भी ग्रुप्स है या अपने जो जानने वाले लोग हैं उसमें ये स्प्रेड करके अवेयरनेस कीजिए। और एंड में मैं जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि ये जो हमारे पास कोई दूसरा, वी डोंट हैव एन ऑप्शन बी। अगर हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे पास कोई दूसरा ग्रह नहीं है जाने के लिए। बिल्कुल सर। और ये ग्रह के अंदर सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, यहाँ हजारों लाखों दूसरे जीव जंतु रहते हैं जिनको प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर रहने का उतना ही हक है जितना आपका और मेरा है। जी और आज अगर वो लोग जा रहे हैं, कल गौरैया जा रही है, तो नेक्स्ट नंबर आपका रहने वाला है। बिल्कुल ये चीज हर इंसान को याद रखनी चाहिए। जी। और वाकई दोस्तों, एक बार पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम खराब हो गया तो वो तंत्र बिगड़ता ही चला जाएगा और विनाश की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो स्थिति ना आए, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी अपने पर्यावरण के हर एक तत्व को बचाने की तरफ प्रयास करें। आज विश्व गौरैया दिवस के दिन संकल्प लें कि गौरैया को बचाने को लेकर छोटे छोटे कदम आप जरूर उठाएंगे। हम और आप मिलकर गौरैया को बचाएंगे। तो मोहम्मद दिलावर जी, आज के इस विशेष दिवस पर, विश्व गौरैया दिवस पर, आपने अपना कीमती वक्त देकर हमसे बातचीत की, हमसे गौरैया को बचाने को लेकर जितने भी उपाय हो सकते हैं उन पर भी जिक्र किया और साथ ही ये भी बताया कि कितना अहम, कितना जरूरी है गौरैया को बचाना। तो आज के दिन विशेष बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, विशेष आभार। मैं भी आपका और अपना रेडियो का काफी आभार मानता हूँ कि आप हमें अवेयरनेस के लिए इतनी मदद कर रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, गौरैया की घटती संख्या को लेकर हम सबको चिंता जाहिर करनी चाहिए और आज के इस खास दिवस पर, विश्व गौरैया दिवस पर, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि गौरैया को हम सभी अब कभी घटने नहीं देंगे। हम सभी अपने आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाएंगे और साथ ही अपने घर आंगन में गौरैया के लिए एक नेस्ट, एक घोंसला अवश्य लगाएंगे। दोस्तों, अब तक हम सब समझ ही चुके हैं कि गौरैया की घटती संख्या के पीछे जो कारण सामने आए हैं वो उनके रहवास की समस्या के साथ साथ मोबाइल रेडिएशन भी है। शहरों में घर ना होने की वजह से गौरैया करंट या तीव्र ध्वनि के चपेट में आ जाने से विलुप्त होती जा रही हैं। गौरैया को विलुप्त होने से बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत साल 2010 में पहली बार 20 मार्च को की गई थी। विश्व गौरैया दिवस नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ साथ फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन की शुरू की गई एक पहल है। सोसाइटी की शुरुआत पर्यावरणविद मोहम्मद दिलावर ने की थी। उन्हें साल 2008 में टाइम्स मैगजीन ने हीरोज ऑफ एनवायरनमेंट में शामिल किया था। दोस्तों, हम सबको यह याद रखना चाहिए कि गौरैया को जैव संकेतक के रूप में मान्यता दी जाती है। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को दर्शाती है। एक समृद्ध गौरैया आबादी पर्याप्त खाद्य स्रोतों, स्वच्छ हवा और पर्याप्त घोंसलों के स्थानों के साथ साथ एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देती है, जबकि उनकी संख्या में गिरावट पर्यावरण क्षरण का संकेत दे सकती है। तो दोस्तों, इस बार यानी साल 2026 विश्व गौरैया दिवस की थीम है आई लव स्पैरो। यह थीम आह्वान करती है कि हमें इसके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना है, इसे बहाल करना है, प्रदूषण को कम करना है और हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग को भी कम करना है। साथ ही गौरैया के प्रति प्रेम को दिखाते हुए हम सबको गौरैया के आशियाने को भी बचाना है, क्योंकि दोस्तों, गौरैया केवल एक चिड़िया ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण की संतुलनकारी कड़ी भी है। यह खेतों और बगीचों में कीट पतंगों को खाकर फसलों की रक्षा करती है और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही हमारे घर आंगन को भी चहकाती हैं। इसलिए दोस्तों, गौरैया का संरक्षण केवल एक पक्षी का संरक्षण नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों, हम सबको मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से गौरैया को वापस अपने घर आंगन में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। घर की छत या बालकनी में मिट्टी के बर्तन में पानी रख सकते हैं, दाना डालना, पेड़ पौधे लगाना और छोटे छोटे घोंसले या नेस्ट बॉक्स लगा करके गौरैया को हम सभी पुनः आमंत्रित कर सकते हैं अपने घर आंगन में। ये छोटे प्रयास गौरैया के लिए एक सुरक्षित घर बन सकते हैं। और दोस्तों, इस सब से भी बेहद जरूरी है कि गौरैया को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ अपने कंधों पर ना लें बल्कि इसे मिलकर एक मुहिम के तौर पर प्रसारित करें।
क्योंकि दोस्तों पहले से ही हम काफ़ी देर कर चुके हैं गौरैया को बचाने की मुहिम में। अब चाहिए कि हम सबको एक मिशन के तौर पर सोचना है कि छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जो कई बार आपके और हमारे घर के अंदर रहना चाहती हैं, आना चाहती हैं, मगर हमने अपने घर द्वार बंद कर रखे हैं। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर हम अपने घर की खिड़कियां खोल दें और उनके लिए आशियाने का इंतज़ाम कर दें तो गौरैया हमारे घर आंगन में पुनः आ सकती है। यदि हर व्यक्ति अपने घर के आसपास थोड़ा सा स्थान प्रकृति के लिए छोड़ दे तो वह दिन दूर नहीं जब फिर से हमारे घर आंगन में गौरैया की चहचहाट गूंज उठेगी। तो दोस्तों आइए इस विश्व गौरैया दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम गौरैया की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और अपने घर आंगन को फिर से चहकती आवाज़ों से भर देंगे। याद रखिए, गौरैया बचाएं, घर आंगन चहकाएं। इसी संदेश के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM